हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। इस क्लास में हम लोग ऊजेनेसिस का सेकेंड क्लास पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने आपको ऊजेनेसिस के बारे में बता दिया है बाबू कि ऊजेनेसिस क्या है और ऊजेनेसिस की सारी जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो हमने एक बार उसको हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे इस डायग्राम के माध्यम से, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम आपको ऊजेनेसिस में जो भी पार्ट डेवलप होते हैं ऊजेनेसिस बनते टाइम पे, वो एक एक चीज यहाँ पे दर्शाया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है। सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे इस डायग्राम के माध्यम से। तो उससे पहले एक बार फिर से हम लोग क्लास को रिमाइंड कर लेते हैं कि फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। किसका बाबू फर्स्ट क्लास? ऊजेनेसिस का फर्स्ट क्लास। किसका फर्स्ट क्लास? ऊजेनेसिस का जो फर्स्ट क्लास हमने लिया था, तो उसमें हमने आपको कुछ बातें बताई थी, तो उसको हम लोग एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक बार जान लेते हैं ताकि आपको रिमेम्बर हो जाए। अच्छा हाँ, हमने ये पढ़ा था। चलिए, तो अगर हम ऊजेनेसिस की बात करें तो ऊजेनेसिस सबसे पहले हम बताए थे आपको कि ऊजेनेसिस क्या होता है बाबू। oogenesis मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर्ड फीमेल गैमेट्स। एक मैच्योर्ड फीमेल गैमेट्स का बनना oogenesis कहलाता है। यानी कि जिस प्रोसेस से एक मैच्योर्ड फीमेल गैमेट्स बनता है बाबू, उस प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। और वो फीमेल गैमेट्स एक सेल से बनता है, उस सेल को उगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उगोनिया। जिस तरह से स्पोमेटोजेनेसिस बनने के लिए स्पोमेटोगोनिया था, उसी तरीके से यहाँ पे ऊजेनेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ये पूरे ऊजेनेसिस को कंप्लीट करने के लिए उगोनिया सेल है। उगोनिया एक प्लूरल वर्ड है, उसका सिंगुलर वर्ड होता है क्या बाबू? उगोनियम। जिस तरह से वहां पे क्या था? स्पोमेटोगोनियम। ठीक है, तो ऊजेनेसिस एक ऐसा ही प्रोसेस है। अब नेक्स्ट अगर हम इसके ऊजेनेसिस की प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में हमने आपको बताया था कि ऊजेनेसिस थोड़ा सा डिफरेंट है। किससे? स्पोमेटोजेनेसिस से। जहां बाबू स्पोमेटोजेनेसिस जन्म के बाद बच्चे में, जब बच्चा प्यूबर्टी एज में आ जाता है, प्यूबर्टी एज जब उसका शुरू हो जाता है किसी भी मेल ह्यूमन बींग्स का, तो उसके बाद स्पोमेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन ऊजेनेसिस में ऐसा नहीं है। ऊजेनेसिस में ओवम का बनना, मिलियंस ऑफ ओवम का बनना आप कह सकते हैं। जब कोई एक फीमेल फीटस अपने मदर के यूटेरस में रहती है, तो वहीं से उसका ऊजेनेसिस बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें तो हमने आपको एक अप्रोक्सीमेटली वीक बताया था कि अगर ऊजेनेसिस की बात करें बाबू, तो जो 6 वीक होता है, अगर हम फीटल की बात करें तो 6 वीक में, यानी कि जब कोई भी एक फीटस अपने मां के पेट में रहता है, अपने मां के यूटेरस में रहती है, तो जब 6 वीक में वो प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही, तो वो मिलियंस ऑफ ओवम का निर्माण कर लेते हैं। 20 सप्ताह तक जाते जाते, अगर हम बात करें तो 20 सप्ताह तक जाते जाते 6 से 7 मिलियन ओवम बनता है। किसमें? छोटा छोटा ओवम बनता है एक फीमेल में, एक फीमेल फिटस में, जब वो अपने मदर के यूटेरस में रहता है। तो अब देखिए, अगर अब हम इस डायग्राम पे आए तो अब इस डायग्राम पे आते हैं। इस डायग्राम में हम समझते हैं क्या है। इस डायग्राम में बात करें तो आप देख सकते हैं, ये जो बीच वाला, ये आपको व्हाइट वाला जो ये लेयर दिख रहा है, बीच वाला ये जो परत है, ये एक एंट्रम लेयर है। एंट्रम लेयर होता है बाबू, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जब फॉलिकल बनते हैं, तो टर्शियरी फॉलिकल बनने के टाइम पर एक लेयर होता है जिसे एंट्रम कहा जाता है, जो कि फ्लूइड से भरा होता है। वो फ्लूइड लाइक मेम्ब्रेन होता है। उस मेम्ब्रेन, फ्लूइड लाइक मेम्ब्रेन को, जो कि सराउंडेड होता है टर्शियरी के, तो उसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। एंट्रम एक लेयर है।
अगर एंट्रम के बाद अगर हम थीका की बात करें तो आपको थीका भी दिखेगा। एक मेम्ब्रेन होता है, ग्रेनुलोसा सेल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा सेल होता है। ये सेल क्या है आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये ग्रेनुलोसा सेल क्या होता है। अगर हम ग्रेनुलोसा सेल की बात करें बाबू, तो इम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जब प्राइमोडियम फोलिकल बनते हैं, प्राइमरी फोलिकल से पहले बनता है प्राइमोडियम फोलिकल। अब प्राइमरी फोलिकल बनने से भी पहले बनता है प्राइमरी ओसाइट्स। ध्यान देंगे, एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि एट द इम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही फॉर्मेशन होने लगता है किसका बाबू, ओवम का। लेकिन कुछ ऐसे स्टेज आ जाते हैं जहां पे वो अरेस्टेड हो जाता है। वो जो ओवम बनने का जो प्रोसेस है फॉर्मेशन होने का, वो कुछ स्टेज पे अरेस्टेड हो जाते हैं। जब वो मियोटिक डिवीजन करने लगता है तो उस स्टेज पे आने के बाद फर्स्ट जो मियोटिक फेज होता है प्रोफेज फर्स्ट मियोटिक स्टेज पर जब पहुंचता है तो क्या हो जाता है, उसमें एक अरेस्टेड एक स्टेज आ जाता है जहां पे वो बनना बंद हो जाता है, यानी वो कन्वर्ट होना बंद हो जाता है। तो एनसीईआरटी में एक एक पॉइंट लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे हम लोग केवल समझ लेते हैं इस चीज को, फिर हम आपको लिखवाया हुआ है हमने। आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। आफ्टर दैट थोड़ा सा और भी हम आपको बताएंगे, तो आप इस क्लास को कंटिन्यू करते के देखिए ना। देखिए अब हम एक बार बता देते हैं आपको। अगर कहें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ओवम बनना इनिशिएट हो जाता है, शुरुआत हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही। लेकिन एक पॉइंट कहा गया है, एनसीईआरटी में लिखा है एक पॉइंट कि नो ओवम और नो ओगोनिया इज एडेड आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के बाद कोई भी ऊजेनेसिस या ओगोनिया बनने का प्रोसेस नहीं होता है। जो भी बनता है जन्म से पहले ही बन जाता है। अगर हम बात करें तो पहले बनता है प्राइमरी oocytes। अब प्राइमरी oocytes के पास बाबू अगर बात करें तो पहले बनता है प्राइमरी oocytes। अब ये अगर मान लो आप प्राइमरी oocytes बना तो इस प्राइमरी oocytes के चारों ओर एक लेयर होते हैं बाबू, इस लेयर को बोलते हैं प्राइमरी फोलिकल। ये जो प्राइमरी फोलिकल है ये एक लेयर है जो कि किसको घेरे हुए है, प्राइमरी oocytes को घेरे हुए हैं। अब फिर प्राइमरी oocytes से बनता है सेकेंडरी oocytes, और सेकेंडरी oocytes को ही हम लोग ओवम बोलते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी oocytes भी एक और लेयर से घिर जाता है, जैसे मान लीजिए ये आपका प्राइमरी oocytes है, प्राइमरी oocytes के चारों ओर एक लेयर घिर गया जिसको हम लोग प्राइमरी फोलिकल्स हमने नाम दिया। और जब यह प्राइमरी फोलिकल्स सेकेंडरी oocytes में बदलता है तो सेकेंडरी oocytes को ही हम ओवम बोलते हैं। यानी यही तक के स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। यानी सेकेंडरी oocytes को आप ओवम कहते हैं। यानी इसका एक और क्या नाम है बाबू, ओवम। अब ध्यान देंगे कि सेकेंडरी oocytes को हमने ओवम कहा, लेकिन जब सेकेंडरी oocytes के चारों ओर भी एक लेयर और बन जाता है, यानी सेकेंडरी oocytes के चारों ओर एक लेयर और बन गया, तो इसे हमने नाम दिया सेकेंडरी फोलिकल्स। क्या नाम दिया, सेकेंडरी फोलिकल्स। अब ये सेकेंडरी फोलिकल्स जो होते हैं वो फिर कन्वर्ट होते हैं टर्शियरी फोलिकल्स में। किस चीज में, टर्शियरी फोलिकल्स में। ठीक है, तो यहां तक हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जब ये टर्शियरी फोलिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो टर्शियरी फोलिकल्स में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करेंगे कि एक मैच्योर्ड ग्रेफियन फोलिकल का निर्माण करेंगे। यानी मैच्योर्ड होकर के एक ग्रेफियन फोलिकल का निर्माण करेंगे, और वही ग्रेफियन फोलिकल से एक रिलीज्ड होता है। अगर एक रिलीज्ड हो गया तो इम्प्टी ग्रेफियन फोलिकल को हम लोग कार्पस ल्यूटियम या ग्रेफियन फोलिकल्स जो होता है वो इम्प्टी कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो ग्रेफियन फोलिकल्स के फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है,
कार्पस ल्यूटियम जो होता है। अब देखिए, अब सेकेंडरी के बाद टर्सियरी, टर्सियरी ग्रेफियन फॉलिकल में बदल गया, मैच्योर्ड होकर के टर्सियरी जो होते हैं फॉलिकल्स वो ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसी ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये सारा आप देख सकते हैं, ये सारा अगर हम थीका की बात करें तो आप ये थीका देखिएगा, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना क्या होता है, एक लेयर होता है बाबू जो कि सेकेंडरी ओसाइट्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स के चारों ओर एक लेयर्स होते हैं, बनाते हैं, जिसे हम थीका बोलते हैं। और यही थीका अगर अंदर वाला लेयर है तो देखिए यहां पे ध्यान देंगे, इस लेयर को हमने क्या दिया, थीका इंटरना, क्योंकि अंदर की तरफ है। और बाहर वाले अगर हम लेयर की बात करें तो बाहर वाला जो लेयर होगा उसको हम लोग थीका एक्सटर्ना कहेंगे। ये इंटरनल और एक्सटर्नल सेल है, थीका सेल है, ये आप देख सकते हैं। और ये एंट्रम है, एंट्रम को हमने बोला कि फ्लूइड इसमें रहता है। और ये जो आप देख सकते हैं ये कैपिलस है, ये जोना पैलिसिडिया है। अब जोना पैलिसिडिया ये वाला पार्ट होता है, जोना जो पैलिसिडिया होता है, जब टर्सियरी फॉलिकल बन जाता है तो टर्सियरी फॉलिकल बनने के बाद एक आपको लेयर होता है, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पैलिसिडिया, पेलुसिडिया। ठीक है, तो ये सारा आपको दिया हुआ है, किस पार्ट को क्या कहते हैं, सारे लेयर्स के बारे में भी हमने आपको बता दिया। oogenesis ज्यादा कोई टफ नहीं है, अगर आप एक एक चीज को अगर आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यहां से और उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं बाबू इसके प्रोसेस के ऊपर। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे ये इनिशिएट होता है प्रोसेस। आप एक इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, क्लास के बीच में जो भी हम क्लास करवाएं आप क्लास के बीच में एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक डायग्राम से इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। चलिए अब आइए हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो कह रहा है कि इट स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन ऑफ गैमेट्स मदर सेल्स ओगोनिया आर फॉर्म्ड विद इन इच। देखिए हमने आपको बता दिया है कि यह जो स्टेज है, यह स्टेज कब स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद एक कपल ऑफ जो सेल होता है, जो मदर उगोनिया सेल से वो ईच ओवरी फिटस के ईच ओवरी में जाता है और वो क्या स्टार्ट कर देते हैं। अब फिर कह रहा है कि अगर हम बर्थ की बात करें तो बर्थ के बाद यहां पे इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे कि नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड। ध्यान देंगे कि नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां साफा एनसीईआरटी ने क्लियर एंड कट लिख दिया है इस चीज को कि आफ्टर बर्थ कोई भी नया उगोनिया ना तो बनेगा और ना तो इसमें ऐड होगा। ठीक है, कोई भी उगोनिया ना तो बनेगा और ना तो इसमें ऐड होगा। अब देखिएगा, अब कह रहा है कि ये जो सेल्स है, दीज सेल्स स्टार्ट, ये सेल्स स्टार्ट कर देते हैं बाबू क्या करना, डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं और इंटर कर जाते हैं प्रोफेज फर्स्ट में। ये सेल जो है उगोनिया, ये सेल किसको डिनोट कर रहा है बाबू, उगोनिया को डिनोट कर रहा है। ये सेल मतलब उगोनिया को डिनोट कर रहा है। अब उगोनिया जो क्या है कि स्टार्ट कर देते हैं क्या चीज का करना, डिवीजन करना। अब डिवीजन कर करके ये कहां पे पहुंच जाते हैं बाबू, एंटर इनटू द प्रोफेज फर्स्ट। इस लाइन को आप ध्यान देंगे, इस वर्ड को प्रोफेज फर्स्ट में एंटर कर जाते हैं। और प्रोफेज फर्स्ट किसके, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। यहां पे कौन सा डिवीजन होगा, पहले मियोटिक डिवीजन होगा, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन फेज होगा। कौन सा डिविजनल फेज होगा, रिडक्शनल डिवीजन फेज होगा। और एंड अब वो क्या करते हैं कि दे गेट टेम्पोररी अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड द प्राइमरी oocytes। हमने आपको बताया कि प्राइमरी oocytes पे आने के बाद, यानी कि इस स्टेज पे आने के बाद ये क्या हो जाते हैं बाबू, अरेस्टेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अरेस्टेड हो जाते हैं।
कौन? उगोनिया। उगोनिया यानी सेल जब डिवीजन करते हैं तो सेल डिवीजन कर करके क्या हो जाते हैं? प्राइमरी उस साइड पे आकर के अरेस्टेड हो जाते हैं। और वो जिस लेयर से सराउंडेड होता है उस लेयर को ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं। वो मतलब ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड होता है। और ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्राइमरी फोलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फोलिकल। ये प्राइमरी उसाइट प्राइमरी फोलिकल कब कब बनता है? जब प्राइमरी उसाइट, हमने आपको बता दिया है, एक लेयर से सराउंडेड होगा, उस लेयर को ग्रेनुलोसा सेल बोलेंगे। ग्रेनुलोसा सेल के बारे में हमने आपको बताया था। तब उस प्राइमरी उसाइट्स को हम लोग प्राइमरी फोलिकल्स कहेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि ए लार्ज, अब यहां पे देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फोलिकल्स, यानी कि एक बहुत लार्ज नंबर में ये फोलिकल्स जो होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेशन के बारे में हमने आपको बताया था कि पूरा का पूरा नहीं रह पाता है, केवल 60,000 से 80,000 के बीच में रहता है। बनता तो है बाबू मिलियन में। ध्यान दीजिएगा, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेबी रहता है, फिटस रहता है, तो बनता तो है मिलियन में, यानी 6 से 7 मिलियन बनता है। कब? 20वें सप्ताह तक। लेकिन जैसे ही बर्थ का टाइम आता है तो वहां तक आते आते 60,000 से 80,000 के बीच में ही बच जाता है। बाकी जितने भी हैं प्राइमरी उसाइट से प्राइमरी फोलिकल जो बने हुए थे वो सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही पॉइंट कह रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फोलिकल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग द, किस स्टेज में बाबू? ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। या इस लाइन पे आप ध्यान देंगे कि बर्थ से प्यूबर्टी आते आते मात्र केवल कितना बचता है बाबू? 60,000 से लेकर के 80,000 तक। सो इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए एट प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी स्टेज तक आते आते ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocytes आर या प्राइमरी फोलिकल्स आर लेफ्ट, यानी केवल 60,000 से 80,000 ही बच पाते हैं। कब? प्यूबर्टी स्टेज तक आते आते। ध्यान देंगे, आफ्टर डेट क्या कर रहा है कि अब यहाँ के बाद देखेंगे, यानी कि लेफ्ट के बाद अब कह रहा है इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में। ठीक है, प्रत्येक ओवरी में कहने का मतलब ईच ओवरी में अब कितना बच रहा है बाबू? 60,000 से लेकर के 80,000 के बीच में ही बच रहा है। अब ये जो प्राइमरी फोलिकल है, ये प्राइमरी फोलिकल्स भी एक लेयर से और सराउंडेड हो जाते हैं। यानी प्राइमरी फोलिकल अब एक लेयर से सराउंडेड हो जाएगा, उसके ऊपर एक और लेयर बन जाएगा। हमने आपको बताया था उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फोलिकल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फोलिकल। और ये जो प्राइमरी फोलिकल है वो गेट सराउंडेड फ्रॉम द लेयर्स ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल, वो भी ग्रेनुलोसा सेल से ही सराउंडेड होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? द सेकेंडरी फोलिकल। यहाँ पे आप ध्यान देंगे सेकेंडरी फोलिकल के बारे में। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये जो सेकेंडरी फोलिकल है, ये सेकेंडरी फोलिकल जो होता है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। किस चीज में बाबू बदल जाएगा? ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टर्शियरी फोलिकल। अब सेकेंडरी फोलिकल ही नहीं रह जाएगा, सेकेंडरी फोलिकल किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा? टर्शियरी फोलिकल में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्शियरी फोलिकल में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है और ये कवर्ड हो जाता है। एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैविटी होता है। यहाँ पे ये जो कैविटी आप देख रहे हैं, इसी कैविटी की बात की गई है। ये यहाँ पे ये जो कैविटी, इसके इतना जो बीच का आप कैविटी देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक के कैविटी को हम लोग एंट्रम कहते हैं, जो कि कहां पे बना होता है बाबू? टर्शियरी फोलिकल्स में एक कैविटी फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एंट्रम बोलते हैं। अब ध्यान देंगे, अब एंट्रम के बाद अब क्या कर रहा है? अब ये जो टर्शियरी फोलिकल है ये फिर मैच्योर्ड हो जाता है। अब मैच्योर्ड होकर के क्या बना देता है बाबू? ग्रेफियन फोलिकल बना देता है। अब उसी फिर ग्रेफियन फोलिकल से ओवम रिलीज होकर के ओवुलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। लेकिन एक सेकेंडरी oocytes की बात करें तो हमने आपको बताया था कि सेकेंडरी oocytes को हम लोग ओवम कहते हैं, यानी सेकेंडरी oocytes पे आकर ही फिर ओवुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने लगता है। ओवम जो है सेकेंडरी oocytes पे ही ओवम तैयार हो जाता है। उसके बाद वाला प्रोसेस कब होता है? जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है
तब फिर टर्शियरी और फिर ग्रेफियन फोलिकल में कन्वर्ट होता है। अब वहां पे एक लेयर से कवर्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये ओवम है बाबू, प्राइमरी अगर ये ओसाइट है, तो ये प्राइमरी ओसाइट के चारों ओर एक लेयर कवरिंग होता है। उस लेयर कवरिंग को क्या बोलते हैं बाबू? जोना। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडिया। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडिया। आप यहाँ पे ये सारा आप मिला लेंगे, ये देखेंगे दिस इज द जोना पेलुसिडिया। क्या है बाबू? ये जोना पेलुसिडिया है। ये वाला जो कवरिंग है ये प्राइमरी ओसाइट है। ये क्या है? प्राइमरी ओसाइट है। ये जो एग आप देख रहे हैं दिस इज योर प्राइमरी ओसाइट। ये आपका ओवम है। और इसके जो चारों ये जो आप लेयर देख रहे हैं बाबू, इस लेयर को क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडिया। समझ में आ गया होगा। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा और है कि आफ्टर डेट क्या होता है कि ग्रेफियन फोलिकल बनने के बाद उसमें से ओवम रिलीज हो जाते हैं और उसी ओवम रिलीज होने के प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं। यानी कि द प्रोसेस इन विच ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द ग्रेफियन फोलिकल इज नोन एज ओवुलेशन। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा oogenesis खत्म हो गया। oogenesis में हमने आपको oogenesis बता दिया था क्या होता है, उसमें हमने आपको समझा भी दिया था। आज हमने आपको लिखवा दिया है oogenesis क्या होता है। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे बाबू तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ऐसे भी हमने आपको ये पूरा बता दिया है ये क्या होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको एक बार पढ़ लेंगे और डायग्राम्स को एक बार आप देख लेंगे। डायग्राम्स में सारा इंडिकेट किया हुआ है, सारा नाम, जोना इंटरना क्या होता है, एक्सटर्ना क्या होता है, ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है। ग्रेनुलोसा टिश्यू के बारे में, सेल के बारे में हमने आपको बता ही दिया क्या होता है। और आपको फिर हमने आपको इंटरना एक्सटर्ना के बारे में बता ही दिया क्या होता है। और फ्लूइड वाला बता ही दिया, एंट्रम, जो कि एंट्रम एक लेयर होता है फ्लूइड कैविटी वाला, जो कि कहां पे होता है बाबू? टर्शियरी फोलिकल से के चारों ओर सराउंडेड होता है। तो यही है oogenesis। बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक है। अगर आप इसको एक बेसिक से समझे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बस आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। दोनों में डिफरेंस हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक माना जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। या आपके एग्जाम में पूछता भी है, 5 नंबर में पूछ देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो हम लोग 5-5, 6-6 पॉइंट के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और क्या होता है oogenesis। आफ्टर दैट हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे कर करके हम 3rd चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और बाकी का आपका एक रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास दिया ही जा रहा है और देते ही रहेंगे। हमारा यही प्रयास रहेगा आप लोगों के लिए। तो बाबू मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।